नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट की अनुमति दी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 जांच के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कंटेनमेंट जोन में 6 जुलाई तक कर लिया जाएगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। सरकार ने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरनाक 59 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए और असम के 25 जिले बाढ़ग्रस्त, लगभग 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद ट्वीट संदेश में ये जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के बाद से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का ये 6ठा संबोधन होगा। श्री मोदी का पिछला संबोधन 12 मई को हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनलॉक चरण में अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब रात का कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है, उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के लिए अतिरिक्त बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ 5 से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। दिशा निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को संक्रमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। ऐसे क्षेत्र में केवल आवश्यक कार्यों की ही अनुमति होगी। संबंधित जिला अधिकारी ऐसे संक्रमित क्षेत्रों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे और इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दी जाएगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं।
एक रिपोर्ट। अनलॉक 2 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परिस्थितियों का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर जरूरत के अनुसार प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि राज्यों के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन और वस्तुओं के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अनुमति या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। दुकानों में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी। वहीं 65 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और आवश्यक जरूरतों के अलावा घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। एक दिन में 380 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,475 हो गई है। इस समय देश में 2,10,120 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,70,560 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 83,98,362 नमूनों की जांच की गई है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पूर्णबंदी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। चेन्नई में जारी राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई रियायतों के साथ लॉकडाउन लागू किया जाएगा। हालांकि चेन्नई, मदुरई और उपनगरीय क्षेत्रों में मौजूदा पूर्ण लॉकडाउन 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद इन क्षेत्रों में भी अन्य स्थानों की तरह ही पूर्णबंदी लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 86,000 से अधिक हो गई है। कल 3,949 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का तमिलनाडु सरकार का निर्णय कल जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनलॉक 2 की घोषणा के अनुरूप है। इसमें केवल 15 जुलाई तक एक जिले से दूसरे जिले में सार्वजनिक परिवहन स्थगित किया जाना जोड़ा गया है। भीड़भाड़ रोकने के लिए सभी रविवारों को पूर्णबंदी रहेगी। ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्थलों पर जहां आमतौर पर कम भीड़भाड़ होती है, लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट इलाकों में पूर्णबंदी रहेगी। अन्य स्थानों पर कार्यालयों में पाबंदियों में ढील दी गई है। हालांकि मॉल, शैक्षणिक संस्थान, रिजॉर्ट और प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों को बंद रखने को कहा गया है। होटलों में कुल क्षमता की 50% सीटों को ही उपयोग में लेने की अनुमति दी गई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लागू पूर्णबंदी की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस दौरान कड़ी पाबंदियां लागू की जाएंगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को केवल कार्यालय आने और आवश्यक सेवाओं के लिए ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने जिला कलेक्टर, निकाय आयुक्तों और पुलिस आयुक्तों को स्थिति के अनुसार आवश्यक होने पर कड़े नियम लागू करने का अधिकार दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और उसके प्रमुख उपनगरों को जोड़ने वाली सीमाओं और प्रमुख सड़कों को सील करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मिशन बिगिन अगेन के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के आस पड़ोस के भीतर गैर जरूरी गतिविधियों के आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शहर की पुलिस ने पहले से ही इस नियम को लागू करते हुए लोगों को रोजमर्रा की जरूरी बाजार खरीदारी के लिए घरों से 2 किलोमीटर के दायरे तक ही बाहर जाने की छूट दी है। वहीं मुंबई नगर निगम ने मुंबई और आसपास के इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में एक दिन में ही 394 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,618 हो गई है। कोविड-19 की जांच के दौरान पटना शहर में सबसे अधिक 109 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में एक व्यक्ति की मौत होने से ये संख्या बढ़कर 63 हो गई है।
बिहार में पहली बार एक दूल्हे की मौत कोरोना के कारण हो गई। पटना के पालीगंज इलाके में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने वाले 95 बाराती भी संक्रमित पाए गए। मृतक दूल्हा गुरुग्राम से लौटा था। उसमें कोरोना के लक्षण मौजूद थे। इसके बावजूद उसकी शादी संपन्न हुई। पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना जांच की क्षमता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रतिदिन करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने आम लोगों से अपील किया है कि यदि किसी को कोरोना के लक्षण मौजूद हो तो वो इसकी जानकारी प्रशासन को अवश्य दें। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में कोविड-19 संक्रमण से 1,864 लोगों को ठीक होने के बाद संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57 नए मामलों की पुष्टि के बाद ये संख्या बढ़कर 2,443 हो गई है। संक्रमण से 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है और 564 रोगियों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट। झारखंड में 18 से 25 जून के बीच आयोजित 5 दिवसीय लंबे चिकित्सा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान 40 से अधिक आयु वर्ग के करीब 55,215 लोगों की पहचान की गई है, जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 का परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। इन सभी लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का पता चला है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिले के उपायुक्तों को उन चिन्हित लोगों पर कोविड-19 का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोरोना और अन्य प्रचलित बीमारियों के लक्षणों की पहचान करने के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के 93 लाख से ज्यादा लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किया गया था। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में श्वसन समस्याओं के लिए 3,39,573 लोगों की जांच की गई। वहीं लगभग 3,50,882 लोगों की पहचान टीबी, मधुमेह, रक्तचाप, कुष्ठ और अन्य बीएमआई से संबंधित सूचकांक के लिए की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 626 नए मामलों के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 32,023 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के हवाले से हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 19 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,828 हो गई है। गुजरात में लगातार तीसरे दिन नए संक्रमणों की संख्या में 600 से अधिक का उछाल देखा गया। नए 626 मामलों में से सबसे अधिक 222 मामले अहमदाबाद में दर्ज किए गए। सूरत से 185 और वडोदरा से 47 नए मामले सामने आए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में इस वक्त 6,947 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 63 मरीजों की स्थिति गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान 440 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 23,248 हो गई है। राज्य में अब तक 3,67,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में 7 और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए हैं। इन सभी सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्रों में घर घर जाकर निगरानी शुरू की गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में कोविड-19 स्थिति के आकलन के लिए केंद्रीय दल ने चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्रों तथा कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में इस दल ने गांधी सरकारी अस्पताल में हाल में स्थापित तेलंगाना चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कुछ कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों का भी दौरा किया। केंद्रीय दल के सदस्यों ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय से राज्य सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए अगले 2 महीने की कार्ययोजना तैयार करेगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अब तक किए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया। तेलंगाना में कल 975 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 15,394 हो गई है। अब तक 5,582 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से 253 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कल 2,084 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 85,161 हो गई है। इस महामारी के कारण कल 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में 26,246 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 56,235 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। 16,329 लोगों को घर में पृथकवास में रखा गया है।
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 435 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम पहले कंटेनमेंट जोन में 6 जुलाई तक किया जाएगा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 435 हो जाने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इसके बाद पूरी दिल्ली में घर घर जाकर परीक्षण का काम होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कोरोना योद्धा क्लब बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों से ये क्लब बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट। कोरोना योद्धा क्लब के सदस्य संक्रमित रोगियों को कोरोना से संघर्ष में मानसिक मजबूती प्रदान करने के अलावा आवश्यक सलाह और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि इस क्लब के सदस्य कोरोना रोगियों के उपचार के लिए निर्दिष्ट विभिन्न सरकारी अस्पतालों में काम करेंगे। राज्य सरकार उन्हें दैनिक भत्ता और प्रोत्साहन राशि देगी। ये क्लब प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे। मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में 60 सदस्यों का ऐसा क्लब बनाया जा चुका है। ये सभी सदस्य मुर्शिदाबाद के मेडिकल कॉलेज, मालदा और कोलकाता में काम कर रहे हैं। राज्य में अब तक लगभग 12,000 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से घरों में स्कूल की घंटियां बजेंगी। बच्चे पढ़ेंगे, योगा करेंगे, कहानियां सुनेंगे और लिखेंगे। राज्य में कोरोना वायरस के कारण शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल जैसे वातावरण में घरों में पढ़ाया जाएगा। और विवरण हमारे संवाददाता से। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना राज्य में कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों के लिए तैयार की गई है। इसके तहत अब छात्र अपने घर पर ही स्कूल के माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। घर का स्कूल भी सुबह 10 बजे घंटी या थाली की आवाज से शुरू होगा और दोपहर 1 बजे इसी अंदाज में बंद होगा। इससे बच्चों को घर में ही स्कूल का एहसास होगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा माता पिता और छात्रों के लिए एक समय सारणी भी बनाई जा रही है, जिसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अध्ययन कराया जाएगा। हर शनिवार को मस्ती की पाठशाला के तहत मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन होगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को 2 घंटे छात्र अपने परिवार के बुजुर्गों से कहानियां सुनेंगे और उन पर नोट्स बनाएंगे। बच्चों को अपने घर पर ही योग और अन्य खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव रश्मि अरुणशमी ने बताया कि बच्चे हर अवसर से कुछ न कुछ सीखते हैं। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को हर तरह से मदद करना हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पुणे की CSIR राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार किए हैं। इस ऑक्सीजन यूनिट को घरों, अस्पतालों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस यूनिट की विशेषता ये है कि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कोविड-19 महामारी की स्थिति में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे। जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट की अनुमति दी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 जांच के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कंटेनमेंट जोन में 6 जुलाई तक कर लिया जाएगा।
भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। सरकार ने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरनाक 59 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए और असम के 25 जिले बाढ़ग्रस्त और लगभग 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के बारे में आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में गतिरोध दूर करने के तौर तरीकों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र की ओर चुशूल में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिले के कमांडर कर सकते हैं। पहली 2 बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी क्षेत्र में मोल्डो में हुई थी। बातचीत का दूसरा दौर 22 जून को हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में तनाव स्थलों से हटने पर सहमति व्यक्त की थी। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों पक्ष 6 जून को हुई पहले दौर की बैठक में बनी सहमति लागू करने के उपायों पर विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं। सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसमें टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य सम्मिलित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आईटी मंत्रालय ने कल जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है। ये बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। कराची आतंकवादी हमले के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों को भारत ने खारिज कर दिया है और उन्हें बेतुका बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के झूठे आरोपों को लेकर मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं के लिए भारत को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के विपरीत भारत को कराची समेत दुनिया में कहीं भी होने वाले आतंकवाद की निंदा करने में कोई संकोच नहीं होता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कल शाम पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से भी गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने इसका करारा जवाब दिया। अंतिम समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिजोरम में आज ऐतिहासिक शांति समझौते की 34वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये समझौता केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट MNF के बीच 30 जून 1986 को हुआ था। राज्य सरकार ने आज इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आज सभी सरकारी दफ्तर, शिक्षा संस्थान बंद रखे गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 25 जिलों के 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बारपेटा, दक्षिण हॉलमाड़ा, ग्वालपाड़ा, नलबाड़ी और मोरीगांव पर सबसे अधिक असर पड़ा है। बाढ़ के अतिरिक्त भूस्खलन की घटनाओं में 24 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट। असम में बाढ़ के कारण फसल, घर, सड़क और नदी तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। जिला प्रशासन द्वारा खाने पीने के सामान के अलावा पीने के पानी, ब्लीचिंग पाउडर और हेलोजन टेबलेट भी दिए जा रहे हैं। इस बीच असम सरकार ने कहा है कि बाढ़ से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के CEO MS मणिवन्नन ने बताया
बताया कि हाल ही में 46 करोड़ रुपए जिला प्रशासन को जारी किए गए हैं। श्री मणिवन्नन ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के निर्देशानुसार गुवाहाटी में भूस्खलन संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब एक नजर मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 26 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। उधर मुंबई और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई का तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच और चेन्नई का 26 से 36 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में छिटपुट वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। शहर का तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। देहरादून, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी छिटपुट वर्षा हो सकती है। उधर अहमदाबाद में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान 29 से 39 डिग्री तक रह सकता है। भोपाल में गरज के साथ छींटे पड़ने के अलावा धूल भरी आंधी भी चल सकती है। पटना और गुवाहाटी में भी वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। दोपहर बाद बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में तापमान 19 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो। घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। और अब सिद्धार्थ से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो अब चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक समेत 59 ऐप पर प्रतिबंध। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच केंद्र सरकार के सख्त फैसले को जनसत्ता और पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, सरकार ने माना इन ऐप से निजी डेटा में सेंध, संप्रभुता के लिए भी खतरा। दैनिक जागरण ने बढ़ेगा दम शीर्षक से लिखा है, जल्द भारत आएगा अति आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, पहली खेप 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचने की संभावना। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत से 16 साल का नाता तोड़ा। राजस्थान पत्रिका लिखता है, कश्मीर घाटी में कमजोर हो रहा आतंक और अलगाववाद, बारामूला, त्राल के बाद डोडा आतंक मुक्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, देश के पहले कोविड-19 टीके कोवैक्सिन को मानव परीक्षण की मंजूरी। आईसीएमआर प्रयोगशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने इसे तैयार किया। बाजार में आने में 1 साल का वक्त लगेगा। राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राष्ट्रीय राजधानी में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, अगले 2 दिन में शुरू होगा। दैनिक भास्कर की खास खबर है, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट का क्रायोस्टेट यानी फ्रिज भारत ने बनाया। 3850 टन वजनी और 30 मंजिल ऊंची क्रायोस्टेट का अंतिम हिस्सा आज फ्रांस जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान समेत 7 देश इस संयंत्र को मिलकर बना रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट की अनुमति दी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर तथा जिम बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 जांच के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कंटेनमेंट जोन में 6 जुलाई तक कर लिया जाएगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। सरकार ने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरनाक 59 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।